हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के एक और यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये यूनिट नंबर 3 है केमिस्ट्री का, जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अंदर हमें 4 सब टॉपिक्स को पढ़ना है: मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड रमन स्पेक्ट्रम। ये 4 टॉपिक्स को मिला करके ही यूनिट नंबर हमारा 3 बनेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यूनिट नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा लेंदी यूनिट है, तो मैं आप लोगों को एक एक लेक्चर प्रोवाइड करूंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए मैंने एक दिमाग लगाया और आप लोगों के लिए वन शॉट वीडियो का फॉर्मेट लेकर के आई हूँ। जैसे कि आज की वीडियो में हम पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को पूरा पढ़ेंगे, तीसरी वीडियो में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को पूरा वन शॉट में पढ़ेंगे, फिर रमन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। तो वन शॉट में ऐसा होता है ना कि आप लोगों को कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा दिया जाता है। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी रहती है, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट करा दूंगी। तो ये 4 वन शॉट में ये पूरा का पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों को कहीं ज़्यादा लेक्चर्स भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 3 का जो कि सिलेबस बता दिया हुआ है कि इसमें कितने टॉपिक्स सब टॉपिक्स वगैरह पढ़ने हैं। और मैंने आप लोगों को सिलेबस वाली वीडियो के बाद क्या बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट बता दिया है, चैप्टर्स बता दिए, टॉपिक बता दिए हैं, जिससे आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करोगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज की वीडियो में मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं। सिलेबस वाली वीडियो मैंने बता दी हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर के डिटेल सिलेबस को देख सकते हैं। ठीक, तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं, फिर रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम क्या होता है, बेसिक फीचर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर्स, स्टेटमेंट ऑफ द बॉन्ड ऑप्रीहेमर, अप्रॉक्सीमेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये सारे टॉपिक्स को आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, फिर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रो को कवर करेंगे। तो ऐसे ही आप लोगों का जल्दी से जल्दी कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यूनिट नंबर 3 पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, तो मैं आप लोगों के लिए लिख करके लाई हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले उसको समझना है, देन वीडियो को पॉज करना है। नोट डाउन करना चाहते हैं तो उसी टाइम नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो वहाँ पर आप लोग जा कर के इसके लेक्चर्स के जो है क्लासेस के फ़ोटो भी अटैच कर दीजिए। जैसे क्लासेस ओवर हो जाते हैं ना, तो इसकी जो नोट्स वगैरह होती हैं तो मैं उस पर अपलोड कर देती हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम इंस्टॉल करना, आईडी बनाना है, योर बीएससी गाइड सर्च करना है और जा कर के ज्वाइन हो जाना है। सारी अपडेट्स वगैरह भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसको तो हम पढ़ने तो जा रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में होता क्या है इसको हमें समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है डील्स विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय अ मॉलिक्यूल। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो रही है उसमें से जो कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इमिट होते हैं, निकल जाते हैं, और जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स के द्वारा ही। तो उसके बारे में हम लोग ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे मतलब अंदर पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, क्योंकि आप लोगों ने ना तो 11th में पढ़ा है, ना तो 12th में पढ़ा है, ना ही फर्स्ट ईयर वगैरह में भी पढ़ा हुआ है। तो आप लोगों को मेरा फ़र्ज़ है बताना कि ये होता क्या है। ठीक, तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, डील्स विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय अ मॉलिक्यूल। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स के अंदर ही तो होते हैं, तो उसमें जो इमिट हो रहे हो, निकल रहे हो, एब्जॉर्ब हो रहे हो, उसके अंदर जा रहे हो, तो ये पूरी की पूरी थ्योरी के बारे में हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। तो एक इंट्रोडक्शन से बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जो कि आप लोगों के सिलेबस में भी है इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं पूरा लिख करके लाई हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को पहले समझना है, वीडियो को पॉज करना है, देन नोट डाउन करना है। ठीक, और नोट चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है।
सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। आप लोग सोच रहे होंगे केमिस्ट्री पढ़ रहा है, फिजिक्स कहाँ से आ गया। तो देखिए कुछ कुछ चैप्टर जो है ना फिजिक्स के और केमिस्ट्री के सिमिलर है, ठीक। तो हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ये एक फिजिक्स की ब्रांच है विच डील्स विद द इंट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर। इसमें क्या कह रहा है कि ये एक फिजिक्स की ब्रांच है जो कि डील्स करती है, जिसके अंदर आता है इंट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो इलेक्ट्रो EMW वेव्स के बारे में आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा होगा ना, कि जैसे किसी भी मैटर पे वेव्स पड़ती हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पर मेटल के प्लेट है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आए तो यहाँ जो मेटल के प्लेट के कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए, इमिट हो गए और कुछ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो वही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर आता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, ये ब्रांच की ऐसी फिजिक्स है जिसमें हम लोग इंट्रैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के बारे में, ठीक। और मैं आप लोगों को पहले बताना चाहती हूँ कि जो वन शॉट वीडियो है थोड़ी सी लेंथ लंबी रहेगी, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूंगी ताकि आप लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक। अब देखिए, अब हमने तो पढ़ लिया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी फिजिक्स की ब्रांच है, लेकिन ये केमिस्ट्री में काम कैसे करती है भाई, तो हमें पढ़ना पड़ेगा इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड केमिकल स्पीसीज। आप इसमें देखिए केमिस्ट्री में क्या होता है, कुछ केमिकल्स वगैरह ही तो यूज़ होते हैं ना, तो उसके जो केमिकल्स की जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उसकी जो पूरी की पूरी स्टडी होती है इस केमिस्ट्री में, उसको ही कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक। फिजिक्स वगैरह में तो केमिकल्स कहाँ ही ला सकते हो। तो इतना मैंने आप लोगों को समझा दिया कि यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके अंदर 4 चीज़ पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, रमन। फिर उसके बाद मैंने बताया मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, जो कि डील्स करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कितनी इमिटेड हो रही है, कितनी एब्जॉर्ब हो रही है मॉलिक्यूल्स के द्वारा। स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये फिजिक्स की ब्रांच है जो कि इसके अंदर डील्स करती है इंट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर्स के बारे में। लेकिन हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी होती है इंट्रैक्शन बिटवीन। इंट्रैक्शन का मतलब जब दो या दो से मॉलिक्यूल आपस में क्लोज आते हैं तो वो इंट्रैक्ट करते हैं, मिलते जुलते हैं, ठीक, बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड केमिकल स्पीसीज, ठीक। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसमें आगे देखते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। अब हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी कह लो या स्पेक्ट्रम कर लो, तो जो आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछने को आ सकता है कि कितने टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन भी बताते हुए चलूँगी कि इससे जो थ्योरेटिकल आता है शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, लॉन्ग में आता है, कैसे आता है कि आप लोग से पूछ लिया जाएगा टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम या इमिशन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब करना होगा। तो आप लोगों को पता तो होना चाहिए ना क्या लिखना है इसमें, ठीक। तो 2 टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, कौन का, एक इमिशन स्पेक्ट्रम होता है जो कि लाइट को इमिट कर मतलब इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, और दूसरा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है जो कि एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को बनता है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक। तो आप लोग ऐसे फ्लो चार्ट वगैरह बनाना चाहे तो बना सकते हैं, तो पहली हेडिंग डालिएगा इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एकदम आराम से पढ़िए, जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार में समझ में आ गया ना तो आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख लेंगे। तो लिखेंगे एन इमिशन स्पेक्ट्रम इज़ अ ग्राफ। लिखवाने से क्या होता है ना कि आप लोगों का टाइम भी बचता है और आप लोगों को रिवाइज करने का भी टाइम और मिल जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, इमिशन स्पेक्ट्रम इज़ अ ग्राफ और प्लॉट दैट शोज हाउ मच लाइट इज इमिटेड बाय अ मटेरियल एट डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसीज। इसमें कह रहा है इमिशन स्पेक्ट्रम एक तरह का ग्राफ है, जैसे कि हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, तो ये एक तरह का ग्राफ है, ग्राफ को प्लॉट भी कहते हैं, ठीक। डैश शोज जो कि बताता है हाउ मच लाइट इज इमिटेड, कितनी जो लाइट है इमिट हो रही है, मतलब इमिट का मतलब होता है निकलना, कितनी लाइट निकल रही है बाई अ मटेरियल, किसी एक मटेरियल से एट डिफरेंट वेवलेंथ। मतलब जब लाइट उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ती है तो उसमें बहुत अलग अलग तरह की लाइट निकलती है ना, जैसे कि अगर हम लोग एक प्रिज्म से टॉर्च लगा कर देखें तो हमें 7 कलर्स के लाइट दिखते हैं ना, जिसे विबग्योर कहते हैं ना, तो वही चीज़ है
इसमें भी यही होता है कि इमिशन स्पेक्ट्रम एक तरह का ग्राफ है, प्लॉट है, जो कि हमें ये बताता है, शो करता है कि कितनी जो लाइट होगी इमिटेड बाय अ मटेरियल, मटेरियल से कितनी लाइट निकल रही होगी एट डिफरेंट वेवलेंथ, उसकी अलग अलग वेवलेंथ होगी और उसकी फ्रिक्वेंसीज होगी। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, व्हेन अ मटेरियल इज एक्साइटेड, जब मटेरियल एक्साइटेड होता है, मतलब एक्साइटेड पोजीशन में होता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने वाले होते हैं, तो जो एटम्स या कह सकते हो कि मॉलिक्यूल्स इन द मटेरियल, देखिए मॉलिक्यूल के अंदर ही एटम पाया जाता है। जैसे कि हमारे पास कोई एक सब्सटेंस ले लेते हैं, जैसे कि बुक ही ले लेते हैं, ये तो कॉपी ले लेते हैं, तो ये कॉपी किससे बनी हुई है, बहुत सारे एटम, बहुत सारे मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत सारे एटम से ये बना हुआ है। तो इसमें कह रहा है व्हेन अ मटेरियल इज एक्साइटेड, जब मटेरियल एक्साइटेड हो जाता है, द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन द मटेरियल कैन बिकम एक्साइटेड एंड जम्प टू द हायर एनर्जी लेवल। इसमें कह रहा है कि ये जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं मटेरियल के, वो एक्साइटेड हो जाते हैं और ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करते हैं। व्हेन दीज एटम और मॉलिक्यूल रिटर्न टू देयर लोअर एनर्जी लेवल दे कैन इमिट फोटॉन्स। इसमें क्या कह रहा है कि जब ये कह रहा है एटम्स और मॉलिक्यूल अपने वजह हाई लोअर से हायर पे गए थे, अब वो हायर से लोअर पे आएंगे तो ये फोटोन्स को इमिट करते हैं। मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाती हूँ। जैसे देखिए दो एनर्जी लेवल है, ये हाई लोअर एनर्जी लेवल है, ये हायर एनर्जी लेवल है। तो इसमें कह रहा है ये मटेरियल से जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्साइट होकर के लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक जाते हैं, तो वो एक्साइटेड पोजीशन हो गए। ठीक, तो और जब ये ऊपर से हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं, तभी जा कर के ये इमिट करते हैं फोटॉन्स को। हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट नहीं करते, फोटॉन्स को इमिट करते हैं। ठीक, तो यही पूरा का पूरा जो इमिटिंग का प्रोसेस होता है, इसको इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब आगे देखते हैं। अब इसमें आगे देखिए, द एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटोन डिपेंड ऑन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल। इसमें कह रहा है जो एनर्जी होती है इमिटेड फोटोन की, जो कि अभी अभी फोटोन इमिट हुआ है, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो एनर्जी के डिफरेंस पे डिपेंड करेगी। कौन से एनर्जी का डिफरेंस, कि कितना हायर लेवल एनर्जी है, कितनी लोअर लेवल एनर्जी है, उसके बारे में। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, मान लेते हैं जो ईएन है हमारा लोअर एनर्जी लेवल है और ईएम है हायर एनर्जी लेवल है। तो हमने पहले देखा था कि जो लोअर से हायर पे गया था इलेक्ट्रॉन, फिर जब वो वापस आता है तो ये हमें E इज इक्वल टू एच म्यू एनर्जी को निकालता है, जो कि हमें फोटोन को इमिट करता है। और यही जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम बन करके आता है, इसको इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये जो एनर्जी होती है वो होती है E इज इक्वल टू एच म्यू। यही हमारा ज़्यादातर MCQs वगैरह अगर आपका होता है तो ये पूछा जाएगा। मैं आप लोगों को दोनों टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगी, सब्जेक्टिव भी पढ़ाऊंगी, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाऊंगी। आप बताएंगे मुझे कि आपकी यूनिवर्सिटी में सब्जेक्टिव पेपर पैटर्न है कि MCQs पेपर पैटर्न है। ठीक, तो आप लोग कैसे पता चलेगा, सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर पेपर चेकआउट कीजिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा, नहीं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक, अब इमिशन स्पेक्ट्रम तो पढ़ लिए, अब दूसरा स्पेक्ट्रम की बारी आए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में इसका जस्ट उल्टा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन या फोटॉन्स निकलते हैं लेकिन इसमें एब्जॉर्ब होते हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज अ ग्राफ और प्लॉट, ये भी एक तरह का ग्राफ होता है या प्लॉट होता है, दैट शोज हाउ मच लाइट इज एब्जॉर्ब। उसमें क्या था कि लाइट जो है इमिट हो रही है, लेकिन इसमें कह रहा है कि कितनी जो लाइट होगी वो एब्जॉर्ब होगी बाय अ मटेरियल, उस मटेरियल में एट डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसीज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की फ्रिक्वेंसीज से कितनी वो जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक, तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो। अब इसमें आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है व्हेन लाइट पासिस थ्रू अ मटेरियल, जब किसी मटेरियल से लाइट पास होती है, सम ऑफ द फोटोन्स कैन बी एब्जॉर्ब बाय द एटम्स और मॉलिक्यूल, मतलब जो कुछ फोटोन्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, किस में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में। मतलब मटेरियल है तो उसमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं
तो उसमें कुछ जा कर के फोटोन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ द फोटोन्स एंड द एनर्जी लेवल ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल। वही चीज़ अभी मैंने ऊपर बताया कि जो अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, कितनी जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही होगी वो किसके डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी फोटोन्स की एनर्जी होगी। और ये हमारा जो है बताता है कि कितने लेवल पे हमारा जो एनर्जी है वो एग्जिस्ट करेगा, एटम एग्जिस्ट करेगा। ठीक, जैसे कि इसमें देखिए एब्जॉर्प्शन में भी ये होता है, ये हमारा लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो रहा है। ठीक, अब जब लोअर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है तो ये हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक, अगर आपसे एनर्जी पूछी जाए दोनों के लिए, दोनों के लिए E इज इक्वल टू एच म्यू होता है। अगर हमें इसका डिफरेंस निकालना हो तो हायर एनर्जी लेवल EM में से EN को माइनस कर देंगे तो ये इसका डिफरेंस भी आ जाएगा। तो ये इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया कि इसमें हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी भी देख लिया, स्पेक्ट्रम के टाइप्स क्या होते हैं उसको भी देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ध्यान से, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे फिर वो आपका लॉन्ग में पूछा जाए या फिर आप लोगों का शॉर्ट में पूछा जाए या वेरी शॉर्ट में एमसीक्यूज में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक, और इसमें सबसे पहले इसके डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी का फॉर्म है that is प्रोड्यूस बाय द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल ट्रेवलिंग थ्रू अ मैटर और वैक्यूम। इसमें कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम डिफाइन करेंगे कि ये एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि प्रोड्यूस्ड होता है बाय द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। जैसे कि हम मान लेते हैं एक कोई मैटर है या वैक्यूम मीडियम ही मान लेते हैं, तो इसमें जो कितने जो इलेक्ट्रॉन है या कह सकते हो चार्ज पार्टिकल जिसमें चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रॉन में ही तो चार्जेस होते हैं, तो वो जो ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी वैक्यूम में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। तो वही चीज़ कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो एक एनर्जी का फॉर्म है दैट इज प्रोड्यूस बाय द, जो कि प्रोड्यूस होता है द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहे होते हैं ट्रैवलिंग थ्रू अ मैटर और वैक्यूम में। अब इसमें आगे देखते हैं, और जो मैं आप लोगों को जितनी चीज़ें लिखवा रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, ये खुद ही मैंने बहुत रिसर्च करके लिखी हुई है ताकि आप लोगों को कहीं और से जाने की नौबत ना आए। ठीक, आप यहाँ से पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको ही पढ़ के एग्ज़ाम में चले जाइएगा। इतना ही लिख दीजिएगा, एग्ज़ाम में पूरे के पूरे नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, कहीं पर भी एक भी मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। और जितना मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ ना सारे यूनिट की, उतने ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने पिछले साल भी कमेंट किया था कि मैम आपने जिस जिस तरीके से बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, उसी तरीके से एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो बस ट्रस्ट कीजिए, मेरे पास भी एक्सपीरियंस है, आप लोगों को भी पढ़ना है तो आप लोग एक बार ट्रस्ट कीजिए, फॉलो कीजिए चैनल को, नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर वीडियो शाम को 6 बजे आती है, तो शाम को 6 बजे ज़रूर एक्टिव रहा करिए। मैं आप लोगों को 3 सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगी, टेंशन मत लीजिए। ठीक, सब कुछ कराऊंगी, सारे यूनिट के लेक्चर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, फिर उसके बाद पेपर एनालिसिस भी होगा। ठीक, तो अब इसमें आगे देखते हैं। इसमें आगे लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में कई सारी चीज़ें पूछ सकता है। ठीक, तो इसमें 2-3 चीज़ें आप लोगों को और लिखनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंटेन इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नाम में देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बना हुआ होता है और रेडिएशन के फॉर्म में होता है, तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस मतलब किससे बना है, तो एक जगह लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक जगह मैग्नेटिक फील्ड और एक में बोथ ए एंड बी लिखा होगा, तो आप लोग बोथ ए एंड बी पे टिक कीजिएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, इसमें फिर इसका डायग्राम भी देखेंगे। सच रेडिएशन हुज ट्रेवल इन द रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर इन पोजीशन। इसमें कह रहा है ऐसे रेडिएशन में जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करती है, तो इस टाइप का जो रेडिएशन फॉर्म्ड होता है, ये कह सकते हो जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। देखिए मैंने 2 एक्सिस 3 एक्सिस ली,
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसमें देखिए ये जो हमारा है ये क्या है, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड है, और जो इसके ऊपर से ऐसे जाएगी और कुछ अंदर के साइड से एब्जॉर्ब मतलब दिख नहीं रही है। अगर 3D मतलब होता तो मैं आप लोगों को दिखाती कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो 3D में ही मूव करती है, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है। तो वही कह रहा है कि ऐसा रेडिएशन हुज ट्रेवल इन द रीजन इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए चलती हैं। ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है कि ये हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं कि नहीं होती हैं, 90 डिग्री कहीं पर दे दिया जाएगा, ठीक। तो इतना लिखना है। अगर मान लीजिए कि जो म्यू है वो फ्रिक्वेंसी है और लैम्डा और वेवलेंथ है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है एनर्जी का। देखिए, इफ म्यू इज फ्रिक्वेंसी एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, इस वेव की म्यू फ्रिक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है, देन हम कह सकते हैं जो एनर्जी होगा इज इक्वल टू एच म्यू हो जाएगा, ठीक। अगर हम इस यहाँ से वेवलेंथ निकालें तो वेवलेंथ हमारा आएगा, इसका फॉर्मूला होता है सी बाई वी। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। अगर यहाँ से वेव नंबर निकाले, 3 फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, एक एनर्जी का, एक वेवलेंथ का, एक वेव नंबर का, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में भी पूछा जाएगा और आगे भी इसका यूज़ होने वाला है, ठीक। एनर्जी क्या होता है, E इज इक्वल टू एच म्यू होता है, और वेवलेंथ क्या होता है जिसे लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये सी बाई वी होता है, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी, ठीक। ये क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और ये फ्रिक्वेंसी है, ये एनर्जी है। वेव नंबर को ये v बना दीजिएगा, ऊपर एक बार लगा दीजिएगा, तो ये वेव नंबर को डिनोशन हो गया, ठीक। 1 अपॉन लैम्डा होता है, मतलब 1 अपॉन वेवलेंथ कर देंगे तो ये हमारा वेव नंबर निकल के आ गया, ठीक। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं ये 7 टाइप्स के होते हैं। इसको डिटेल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ रहे हैं और आप लोगों से इतना डीपली भी नहीं पूछा जाएगा, ये आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ लिया होगा, ठीक। 7 टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। सबसे पहले होता है गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव। जिस ऑर्डर में मैंने बताया है यही ऑर्डर आप लोगों के लिए सही है, इसी ऑर्डर में पढ़िएगा, ठीक है। तो बहुत लोग पहले रेडियो कर देते हैं, माइक्रो कर देते हैं, इंफ्रारेड, फिर विजिबल, यूवी, एक्स रेज, गामा रेज, इस ऑर्डर में भी लिखते हैं। मतलब मैंने इसको अच्छे से बनाया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको बनाया हुआ है, ठीक, बड़े से छोटा। तो ये 7 टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गए। अब इसमें आगे देखते हैं, जो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं इसकी अलग अलग जो प्रॉपर्टी शो करता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताइए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को डिफाइन कीजिए, साथ ही साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिफाइन कीजिए, ठीक। तो ये पूछ सकता है। तो इसमें आप लोगों को कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ लिखना है। सबसे पहले लिखना है कि इन 1864 में मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट ने सजेस्टेड दैट दीज वेव ट्रेवल इन अ स्पेस एट द सेम एज लाइट। इन्होंने कहा था 1864 में मैक्सवेल ने कहा था कि जो ऐसी वेव्स होती हैं वो स्पेस में ट्रैवल करती है जैसे कि लाइट ट्रैवल करती है, ठीक। पहली बात इन्होंने ये बताई थी। और नेक्स्ट चीज़ इसमें लिखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है ऑल्सो शो डुअल नेचर। मैंने बताया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड से भी बनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड से भी बनी होती है, तो ये पार्टिकल नेचर भी मतलब शो करती है और ये वेव नेचर भी शो करती है। अभी मैंने बताया ना वेव का ही तो निकलवाया आप लोगों के, फ्रिक्वेंसी, एनर्जी, लैम्डा वेवलेंथ और म्यू फ्रिक्वेंसी, तो ये क्या होता है, ये वेव में ही तो होता है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डुअल नेचर शो करती है। फिर उसके बाद है दीज वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, ऐसी वेव्स वैक्यूम में ही ट्रेवल करती है। फिर लिखेंगे These waves showed all the properties of reflection, refraction and diffraction। इसमें कह रही है ये वेव्स होती है सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती हैं, चाहे वो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज़ हो, आर से पार वाली हो, रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि एक लाइट आई और ये अपने ही पाथ पे मतलब देखिए वहाँ पर मिरर लगा हुआ है तो ये लाइट आई और ये अपने वापस हो गई, ठीक। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि इसमें लाइट आई, थोड़ी की थोड़ी लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो गई, और डिफ्रैक्शन को भी ये फॉलो करता है। अब इसमें आगे देखते हैं, और भी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स को मैं आप लोगों को कराऊंगी, तो आप लोगों को पेशेंस बना के रखना है और वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने लोगों तक पहुँचेगा, और वो भी आप समझ में आएगा कि मैं आप लोगों को कितनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ, हर एक चीज़ को लिख कर के लाई हूँ, ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो, ठीक।
और काफ़ी बच्चों की हेल्प हो जाएगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फ्रेंड्स हैं, कज़िन्स हैं, अपनी स्टोरीज़ वगैरह में लगा दीजिए ताकि और भी बच्चों तक पहुंच सके जो आपसे जुड़े हुए हों, ठीक। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सब तक पहुंच सके ताकि उनकी भी मदद हो सके, ठीक। अब आगे देखते हैं। आगे इसमें एक चार्ट है जो आप लोगों को, ये चार्ट आप लोगों चाहे तो याद भी कर सकते हैं, लेकिन इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा ताकि एमसीक्यूज पेपर होता है तो आप लोगों को वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी, एनर्जी के बारे में पता हो, ठीक। तो ये है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अभी मैंने बताया, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव रेज और रेडियो वेव्स, और एक और रेज होती है कॉस्मिक रेज, ठीक। और इसको ये भी कहा जाता है रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहा जाता है। इसमें रीजन के बारे में बताता है। देखिए, वेवलेंथ जो गामा रेज की होती है वो 0.1 से लेकर के 0.01 एंगस्ट्रॉम की इसकी वेवलेंथ होती है। फ्रीक्वेंसी होती है 3 × 10⁻17 और स्लैश लगा हुआ है, माइनस नहीं है, ठीक। 3 × 10⁻20 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। इसकी एनर्जी होती है 1.2 × 10⁻6 किलो जूल पर मोल। ऐसे ही एक्स रेज की, यूवी रेज की वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी, एनर्जी आप लोग को बस इसको एक बार देख लेना है। एमसीक्यूज पेपर आता है तो डायरेक्टली टिक करना है, नहीं तो आप लोगों को अगर याद भी रहता है ना तो आप लोग इसमें जब डिस्क्रिप्शन में पूछा जाता है कि इसकी वेवलेंथ क्या होगी, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, तो आप लोग लिख देंगे तो आप लोग को अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जामिनर देंगे, ताकि एग्जामिनर को भी तो लगा होगा कि बच्चे हाँ अच्छे से पढ़ रहे हैं कहीं से। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसमें आगे देखते हैं। आगे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, कहीं कहीं ये पूछा भी जाता है वेरी शॉर्ट में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो इसमें लिखेंगे द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन आप लोगों को फुल फॉर्म ही लिखना पड़ेगा, ठीक। ये मत सोचिएगा कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया तो एग्जामिनर के सामने भी शॉर्ट फॉर्म लिख करके चले। मैं मतलब आप लोगों की लैंग्वेज छोटी हो इसीलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किया। The electromagnetic radiation is arranged in order of their increasing wavelength and decreasing order of frequency is known as electromagnetic spectrum। जो electromagnetic radiations थी, यही गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजुअल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, कॉस्मिक, तो ये इसको एक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज कर रही हो और लेकिन जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो कम हो रही हो, तो इसी का जो ऑर्डर होता है इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। कैसे इसका ऑर्डर होता है? सबसे जो बड़ी रेज होती है गामा रेज होती है, फिर उसके बाद एक्स रेज आती है, फिर यूवी रेज और विजुअल रेज में इक्वालिटी रहती है। ये बड़ी मत कर दीजिएगा क्योंकि अप्रॉक्स इसका सेम ही होता है, ठीक। बहुत सारे टीचर्स क्या करेंगे ना, यूवी को बड़ा बना देंगे, विजुअल को कम कर देंगे, लेकिन जो मैं बता रही हूँ एकदम एग्जैक्टली बताती हूँ कि गामा रे सबसे बड़ी इसकी वेवलेंथ होती है, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है कम होती है। फिर एक्स रेज आ गई, फिर यूवी रेज और विजुअल रेज की सेम होती है, वेवलेंथ भी सेम होती है, फ्रीक्वेंसी भी, ठीक। अप्रॉक्स सेम होती है। फिर इंफ्रारेड और माइक्रोवेव्स की भी सेम होती है। फिर उसके बाद आता है लास्ट में रेडियो वेव्स। अब आगे जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कह सकते हो कि आपसे स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर एक शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। तो ये पूछेगा कि डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर्स, ठीक। आप लोगों के इसमें सिलेबस में भी दिया गया है, तो पिछले साल नहीं था ये शायद, अब ठीक अब की बात इंक्लूड भी हुआ है, तो ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको भी आप लोगों को करा दूँ, ठीक। तो हेडिंग डाल लीजिएगा बेसिक फीचर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर्स। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोप। इसमें कह रहा है स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स की स्पेक्ट्रम के बारे में या स्पेक्ट्रा कह लो उसके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट को स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, ठीक। सम बेसिक फीचर ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप आर, उसके कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में भी आप लोगों को इसमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा क्योंकि टॉपिक का नाम ही है बेसिक फीचर्स ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर्स, ठीक। तो पहला बेसिक फीचर है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी, तभी तो लाइट आकर के हम लोग आएगी, तभी तो जाकर के स्पेक्ट्रम वगैरह देखेंगे, ठीक। सोर्स तो हो गया कि लाइट आ रही है, लेकिन इंट्रेंस
क्या लिखा है, एंट्रेंस स्लिट फॉर पासिंग द रेडिएशन, मतलब एक छोटा सा छेद भी तो होना चाहिए, तो वो स्लिट भी प्रेजेंट होनी चाहिए रेडिएशन को अंदर लाने के लिए। अब आगे और देखते हैं इस पे। नेक्स्ट है तीसरी चीज, कोलरीमेटर लेंस होने चाहिए। ठीक, फिर फोर्थ है डिस्पर्सन डिवाइस एज प्रिज्म और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होना चाहिए। सेल कंपार्टमेंट होना चाहिए। डिटेक्टर और आईपीस होना चाहिए। एम्पलीफायर एंड रिकॉर्डिंग डिवाइस होना चाहिए। बस इसमें ज़्यादा आप लोगों को कुछ पढ़ना नहीं है, बस क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए वो आप लोग लिख लीजिएगा। अगर आप लोगों से इसमें से कोई चीज़ नहीं मतलब कैसी दिखती है तो आप लोग गूगल में इसका नाम सर्च कर लीजिएगा, वो फ़ोटो आ जाएगा। क्योंकि अभी तो पॉसिबल नहीं है कि फ़ोटो लगा करके मैं आप लोगों को समझा सकूं, इसीलिए आप लोग जैसे कि कोलरीमेटर लेंस है तो इसको गूगल में टाइप करिएगा ना, इमेज वाले ऑप्शन पे जाइएगा तो वहाँ से जा करके इसकी फ़ोटो देख लीजिएगा। ठीक, बाकी इतनी सारी चीज़ों को आप लोगों को लिखना है। अब यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता हुआ, ठीक, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि बॉर्न ऑप्रीहेमन अप्रॉक्सीमेशन से लॉन्ग में क्वेश्चन बनता ही बनता है। और हाँ, आप लोगों का इसमें सिर्फ स्टेटमेंट ही दिया गया है, पूरा का पूरा जो कह सकते हो कि इसका जो डेरिवेशन था वो नहीं दिया गया है, नहीं तो मैं आप लोगों को करा देती। स्टेटमेंट दिया गया है, लॉन्ग में पूछा जाता है, डिस्क्राइब करने के फॉर्म में पूछा जाता है, शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, बॉर्न ऑप्रीहेमर अप्रॉक्सीमेशन। अब इसमें समझिएगा, दिस रूल वॉज गिवन बाय द मैक्स बॉर्न, ये एक साइंटिस्ट थे मैक्स बॉर्न, इन्होंने ये रूल को दिया था। एंड जे रॉबर्ट ऑप्रीहेमर, देखिए इसमें दो साइंटिस्ट का नाम है, ये बॉर्न है, ऑप्रीहेमर, ये मैक्स बॉर्न इनका पूरा नाम था, जे रॉबर्ट ऑप्रीहेमर इनका भी पूरा नाम था। तो दो लोगों ने मिलकर ये रूल को दिया था। ये अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू मतलब कोई जो वैल्यू है लगभग लगभग उसके बराबर है, इसके बारे में ये बताता है। ठीक, सो द नेम ऑफ दिस रूल इज बॉर्न ऑप्रीहेमर अप्रॉक्सीमेशन, दोनों ने मिल के दिया था, इसीलिए इनका दोनों का नेम मिक्स होकर के ये बन गया। अब इसका स्टेटमेंट आप लोगों के सिलेबस में दिया गया है, तो इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा था। तो सबसे पहली चीज़ मैंने बताया ना कि ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, तो थोड़ा सा बोर तो हो रहे होंगे आप लोग, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो एग्ज़ाम में आता है तो अच्छे से लिख लेंगे। ठीक, आप लोग नोट्स की टेंशन बिल्कुल मत कीजिए और समझिए, स्किप कर करके देखेंगे ना तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। और वन शॉट के फॉर्म में है तो जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को समझा भी दूंगी, पूरा का पूरा कवर भी करा दूंगी, आप लोग बोर भी नहीं होंगे। तो अगर मैं बनाते चलती ना तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक एक टॉपिक लेने चलती ना तो पूरा का पूरा यूनिट कंप्लीट करने के लिए हमें 30 से 35 लेक्चर लग जाते, लेकिन इतना टाइम तो है नहीं ना, इसीलिए वन शॉट के फॉर्म में करा रही हूँ कि आप लोगों का कोर्स भी कंप्लीट हो जाए, अच्छे से अच्छे मार्क्स भी आ जाए। ठीक, नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँ, सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, जल्दी से जितने बच्चे अभी जुड़े हुए हैं लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी पता चल सके ना कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसका स्टेटमेंट देखिए, इसमें लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ द बॉर्न ऑप्रीहेमर अप्रॉक्सीमेशन। पहला स्टेटमेंट है द स्कॉडिंजर वेव इक्वेशन। मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 1 में स्कॉडिंजर का वेव इक्वेशन बताया था, जो कि फॉर अ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, इसको जब हम लोग हैमिल्टन ऑपरेटर लगा करके इसको सॉल्व करते थे तो एच के ऊपर कैप साई इज इक्वल टू ई साई लिखते थे कि नहीं लिखते थे। तो यही इसमें इसका यूज़ करने वाले हैं कि जो स्कॉडिंजर का वेव इक्वेशन होता था मॉलिक्यूल के लिए वो होता है एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज नॉट नोन इवन फॉर अ सिंपलेस्ट न्यूक्लाई। इसका जो सॉल्यूशन था इस इक्वेशन का, ये बहुत ही मतलब इजी तरीके से आ नहीं रहा था, इज नॉट नोन एवन फॉर अ सिंपलेस्ट न्यूक्लाई के लिए हम लोग एग्जैक्टली इसका निकाल नहीं पा रहे थे कि इसमें क्या हमें कितना लगना चाहिए, कितना नहीं लगना चाहिए, क्या एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए, तो वो हम इसके मतलब इसमें निकाल नहीं पा रहे थे। तो एन अप्रॉक्सीमेशन इज इंट्रोड्यूस, तब उस टाइम पे क्या हुआ कि जो बॉन्ड और ऑप्रीहेमर थे उन्होंने एक अप्रॉक्सीमेशन या लगभगता की मतलब कह सकते हो उन्होंने ये थ्योरी लेकर के आई दैट टू सॉल्व दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेन मोटिव यही था कि इस इक्वेशन को, स्कॉडिंजर का वेव इक्वेशन को सॉल्व कर सके, इसके सॉल्यूशन को निकाल सकते। कोई थ्योरी क्यों आती है, कोई थ्योरी इसीलिए आती है कि जिसके हमें पुरानी थ्योरी फेल हो गई, तो उस अगर कोई थ्योरी है शेप के बारे में नहीं बता पा रही तो कोई न्यू थ्योरी आई जो कि शेप के बारे में बता पा रही है, तो इसीलिए तो आती है।
तो स्क्रॉडिंजर का वेव इक्वेशन एच पाई साई इज इक्वल टू ए फाई था, इसके सॉल्यूशन को नहीं निकाल पा रहे थे। तो जो बॉन्ड मैक्स बॉन्ड और जे जे रॉबर्ट ऑप्रिहेमर ने अप्रॉक्सीमेशन थ्योरी लेकर के आई है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। टू अ हाई डिग्री अप्रॉक्सीमेशन फॉर द मॉलिक्यूल विद द एजम्पशन ऑफ स्टेशनरी न्यूक्लियाई। इसमें क्या कहा गया था कि जो हाई डिग्री अप्रॉक्सीमेशन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसकी डिग्री जो है हाई है, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कुछ एजम्पशंस वगैरह भी लेते हैं। तो एक मान लो कि मॉलिक्यूल जो उसमें न्यूक्लियाई है वो स्टेशनरी पोजीशन पे हो गए, तो उसके बारे में इन्होंने कह करके आगे बताया हुआ है। ठीक, कैसे सॉल्व हुआ था ये? फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन वी मस्ट एज्यूम दैट द न्यूक्लियाई इज स्टेशनरी। मैंने बताया ना कि अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियाई है वो स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ है। वाइल द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है विथ हाई स्पीड। ठीक, दिस मैथड इज नोन एज, इसी मैथड को कहते हैं बॉन्ड ऑप्रिहेमर अप्रॉक्सीमेशन। जैसे कि आप लोग ने एटम में पढ़ा होगा, ये हमारा न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है। तो मेन कॉन्सेप्ट जो यहाँ से यही से ही आया था कि अगर हमें स्क्रॉडिंजर का वेव इक्वेशन को सॉल्व करना है तो जो न्यूक्लियाई है ये स्टेशनरी रुका होना चाहिए, और जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी पोजीशन में राउंड एंड राउंड इलेक्ट्रॉन मतलब एटम के अराउंड ये रिवॉल्व करना चाहिए। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी थी, या कह सकते हो कॉन्सेप्ट था, या कह सकते हो उसका स्टेटमेंट था। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का लास्ट टॉपिक है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी स्टार्ट हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे फिर वो एमसीक्यूज में हो, शॉर्ट में हो, वेरी शॉर्ट में हो, इसकी थ्योरी हो, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? आप लोगों ने अभी निकाला होगा फर्स्ट ईयर में डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते किसी भी मॉलिक्यूल को। कितने बच्चों को याद है ये मुझे बताइए, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। ठीक, अब इसमें आगे देखते हैं। द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर रिक्वायर्ड बाय द डिस्क्राइबिंग द मोशन और स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल कंप्लीटली। कितना ढेर सारा पढ़ा दिया ना, समझ में नहीं आया आप लोगों को, बताती हूँ। देखिए, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर। मतलब कह सकते हो कि उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स इंक्लूड हुए हैं, या उसमें कितने टाइप्स के पैरामीटर्स को लगाए गए हैं जिससे वो सॉल्व होता है। ठीक, वो उसके बारे में मोशन, उसके मतलब उसके स्टेट के बारे में बताता है कि वो मोशन में है, स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल कम्प्लीटली, मतलब पूरा का पूरा डिस्क्राइब यही करता है कि जो डिग्री ऑफ मॉलिक्यूल, डिग्री ऑफ फ्रीडम है किसी भी मॉलिक्यूल का, वो बताता है उसमें कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स लगे हैं, और ये मोशन में है, स्टेट ऑफ मोशन मतलब उसका मॉलिक्यूल का क्या है, पूरे ओवरव्यू के बारे में ये बताता है। ठीक, इसमें आगे देखिए, आगे और अच्छे समझ में आएगा। अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैज़ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये तो पूरा का पूरा याद ही कर लेना है कि एमसीक्यूज में जिसका पेपर होता है उसको डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि जो मोनो एटॉमिक मतलब जो एक एटम के मॉलिक्यूल होते हैं उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वो 3 होता है। वो कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, सिंपली यही समझिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक कोई पार्टिकल है जो कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, बस उतना ही समझ लीजिए, वही उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो। वो एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है, वाई एक्सिस में भी, जेड एक्सिस में भी। तो एक मॉलिक्यूल है तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो 3 होगा। ठीक, और जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है मतलब 2 एटम से मिलकर बना है, उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, DOF लिखा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसका 5 होता है। और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का 6 होता है, या 6 से भी ज़्यादा होता है। ठीक, अब आगे यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिएगा कि फॉर अ लीनियर मॉलिक्यूल, मान लेते हैं कि हमारे पास लीनियर मॉलिक्यूल है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3n-5। इसका जो इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 टाइप के आते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इसके अंदर भी आते हैं। तो पहले यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए जो नंबर ऑफ इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो उसको 3n-5 से निकालते हैं, वेयर जो n होता है वो नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में कितने एटम है उसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक,
एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ आप लोगों को। इफ़ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन अ लाइन, अगर कोई मॉलिक्यूल है वो सिर्फ लाइन में ही एग्जिस्ट कर रहा है, देन इट रिक्वायर्ड वन कोऑर्डिनेट, ये सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट में हुआ, चाहे एक्स एक्सिस में हो, चाहे वाई एक्सिस में, चाहे जेड एक्सिस में हो, तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो निकाला जाएगा। वो कितना आएगा? 1 आएगा। सिर्फ एक ही लाइन में तो मूव कर रहा है, कितना एटम मूव कर रहा है, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ जाएगा। ठीक, फिर इसमें नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई मॉलिक्यूल एक्स वाई प्लेन में, देखिए यहाँ पर 2 एक्सिस है, 2 कोऑर्डिनेट की बात हो रहा है, तो इसके लिए कह रहा है 2 कोऑर्डिनेट की बात हो रहा है, तो इसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो 2 आएगा। देखिए एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया, और ये हमारा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है वाई एक्सिस में, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 2 हो जाएगा। अब आगे और भी देख लेते हैं। द पोजीशन ऑफ ईच एटम इज डिफाइंड बाय 3 कोऑर्डिनेट, जो हर एक एटम होता है उसकी पोजीशन हम लोग 3 कोऑर्डिनेट से ही तो डिफाइन करते हैं कि वो पार्टिकल कहाँ रखा है। एक्स एक्सिस में है तो एक्स एक्सिस का बताएंगे, वाई एक्सिस में है तो वाई एक्सिस का, जेड एक्सिस में तो जेड एक्सिस का, तीनों कोऑर्डिनेट के थ्रू बताते हैं। इफ़ अ मॉलिक्यूल कंटेन एन एटम, अगर मॉलिक्यूल के पास मान लो एन एटम है, मतलब 1 2 3 4 नहीं माना हमने, एन एटम भी मान लिया, देन इट रिक्वायर्ड 3n, 3 तरह के कोऑर्डिनेट होते हैं, एन हमने माना तो 3n कोऑर्डिनेट हो गए कि नहीं हो गए। सो द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल इज 3n, तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो 3 होगा, 3 डायरेक्शन में, और एन हमने माना तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n हो गया। दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज अकर ड्यू टू 3 मोशन, 3 मोशन की वजह से इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। ये कैसा कौन सा मोशन हो गया? एक ट्रांसलेशनल मोशन होता है, एक रोटेशनल होता है, एक वाइब्रेशनल होता है, तीनों को मिला करके ही ये हमारा 3n बनता है। अब आगे एक एक करके समझ लेते हैं, ट्रांसलेशन क्या होता है, रोटेशनल क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है, और आपसे इसका टाइप्स भी पूछा जाएगा, पूछ सकता है। ठीक, एग्जामिनर के माइंड में तो मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता क्या देगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है इसका पूछा जा सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। मेरी जो हर वीडियो है शाम में 6 बजे आती है, और एक टाइमिंग और दे देती हूँ 8 PM पे। जैसे जैसे एग्ज़ाम क्लोज आता चला जाएगा, 2 टाइमिंग याद रखिए, एक 6 PM पे, एक 8 PM पे। शाम को 6 बजे, 8 बजे रात में शाम में एक्टिव रहा करिए यूट्यूब पे, ताकि अगर मेरी कोई भी क्लास आती है तो आप लोगों को मिस ना हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, क्या किया हुआ है? सब्सक्राइब किया हुआ है, और बेल आइकन को जब आप सब्सक्राइब करेंगे ना तभी आपके पास बेल आइकन का ऑप्शन आएगा। ठीक, तो बेल आइकन को जब टैप करेंगे और उसको ऑल नोटिफिकेशन पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तो आ जाएगी, लेकिन आधे घंटे पहले ही पहुंच जाएगी कि ये क्लास स्टार्ट होने वाली है, ताकि आप लोग टाइम निकाल के क्लास को अटेंड कर सके। मैं आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। सारे यूनिट के डिटेल लेक्चर्स दूंगी, सारे यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, एमसीक्यूज हो, पेपर सॉल्विंग हो, सब कुछ कराने वाली हूँ। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला, कहीं भी एक भी रुपए देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बट आप लोगों को इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिए, अपने स्टोरीज़ वगैरह में लगाइए, ताकि और भी बच्चों तक पहुँच सके और वो भी अपनी स्टडी को फ्री ऑफ कॉस्ट कर सके, बेहतरीन तरीके से पढ़ सके। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 टाइप के मैंने बताया था, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखिए क्या होता है। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन ट्रांसलेशन मोशन आर कॉल्ड ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये समझिए ये कहाँ से आ गया भाई, इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिफाइन ट्रांसलेशन मोशन, मतलब जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट ट्रांसलेशन मोशन के लिए डिफाइन किए जाएंगे उसी को ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। जैसे समझिएगा, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम इन अ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3। देखिए, जो किसी भी मॉलिक्यूल होता है, सिंगल मॉलिक्यूल, इसकी पोजीशन के बारे में बता सकते, एक्स एक्सिस में मूव कर, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। तो मेनली क्या होता है कि उसके जो जितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जिस एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है, तो उसके बारे में जो डिफाइन करता है ना, तो वही अंदर इसका ट्रांसलेशनल मोशन आ जाता है। ठीक, यहाँ भी मूव कर सकते हैं, वहाँ भी, वहाँ पर भी। तो इसका जो ओवरऑल देखा जाए कि एक मॉलिक्यूल का जो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 3 होता है। और अगर हम लोग इसका रिमेनिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाले, तो पहले तो हमने निकाला था 3n क्या था कि उस मॉलिक्यूल की पोजीशन, मतलब 3 हमारा 3 डिग्री में मूव करता है, मतलब 3 मोशन कर सकता है। ठीक, कि कैसे 3 कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और एन हमने माना था कि क्या था, एन एटम मान लिया था जो कि मूव कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए किसी एक मॉलिक्यूल का
जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 3n होता है। तो अगर हम ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं तो 3n-3 लगाएंगे, और 3 में भी ये एक रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा, एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा, और एक इसका ही पार्टिकल का रहेगा। ठीक, तो बस आप लोगों को इतना लिखना है, ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पढ़ लीजिए। अब आगे देखते हैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट टू डिफाइन रोटेशनल मोशन, जो ऐसे कोऑर्डिनेट जो रोटेशनल मोशन के बारे में डिफाइन करते हैं वो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। इसमें हम लोग दो टाइप के पढ़ेंगे, एक हमें डाई एटॉमिक या कह सकते हो पॉली एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ना है वो 2 होता है, और पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर, देखिए यहाँ पर लीनियर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। ठीक, डाई एटॉमिक पॉली एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है, और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। ठीक, अब लास्ट हमारा देखते हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट टू डिफाइन द वाइब्रेशनल मोशन, वही चीज़ है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट जो वाइब्रेशनल मोशन को डिफाइन करते हैं वो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ट्रांसलेशन को डिफाइन करते हैं, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, रोटेशन में रोटेशन को। ठीक, इसी को वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ये भी दो टाइप के होते हैं, डाई एटॉमिक पॉली एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये मत देखिएगा कि इसमें भी यही चीज़ था, लेकिन ये किसके लिए था, ये रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए था, लेकिन ये क्या है, वाइब्रेशनल के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला अलग लिखा, 3n-3 तो हमका यूज़ कर रहे थे। ठीक, अब ये डायटॉमिक पॉलीएटॉमिक मैंने आप लोगों को अभी का भी ये बताया हुआ है कि कितने एक्सेस में वो मूव कर रहा है, तो ये 3n-3 तो एज इट इज़ रखेंगे। साथ ही साथ हमें ट्रांसलेशनल और रोटेशन को भी तो माइनस करना पड़ेगा ना, तो इसको माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 और माइनस माइनस का है तो 5 हो जाएगा, 3n-5 हो जाएगा। ऐसे ही पॉलीएटॉमिक के लिए हमारा 3 आ जाएगा और 3n-6 हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी चीज़ और बची है, उसको भी देख लेते हैं। मैंने इसमें एग्जाम्पल्स करा दिया है, क्योंकि एग्जाम्पल आप लोगों के एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं, और अगर क्वेश्चन में भी दिया गया तब भी आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें रोटेशन स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट करेंगे, वो भी 1 शॉट होने वाली है। पहले इसको समझ लीजिए, यहाँ पर एटम्स लिखेंगे, जो ज़्यादातर पूछा जाता है वही बता रही हूँ। ठीक, हीलियम लिख लीजिए, H2 लिख लीजिए, N2, CO2, C2H2 और H2O। इसमें जो नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, देखिए इसमें कितने एटम है, 1 एटम है। ठीक, इसमें कितने एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है ना, तो ये भी 2 हो गया। इसमें देखिए ऑक्सीजन के 2 एटम है, एक इसका कार्बन का है तो 3 हो गया। इसमें देखिए 2 इसका है, 2 इसका है तो 4 हो गया। इसका 2 इसका है, 1 इसका है तो 3 हो गया। ठीक, तो 3n टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब जो हमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो निकालना है, जिसको हम 3n से डिनोट करते हैं। इसमें देखिए इसमें क्या करना है, हमने 3n तो माना था जो कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो अब ये 3 को n जो है हमारा, ये हमारा नंबर ऑफ एटम माना था ना किसी भी मॉलिक्यूल का, तो 3 यहाँ पर क्या है 1 है, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो मतलब इसका जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया हीलियम एटम का वो 3 हो जाएगा। इसी तरह 3 इंटू 2 6 हो जाएगा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, चाहे वो H2 के लिए हो चाहे N2 के लिए हो। इसका 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा इसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर इसका ट्रांसलेशनल रोटेशनल वाइब्रेशनल भी पूछता है तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये ट्रांसलेशन किसी भी हीलियम एटम है, ठीक, ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो इसका 3 होगा, और इसका रोटेशनल 0 होगा, वाइब्रेशनल भी 0 होगा। ठीक, और हीलियम या H2 या N2 का इसका भी 3 होगा। मतलब देखिए ये सबका डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम ओवरऑल 3 ही आता है। ठीक, चाहे वो हीलियम का हो, H2 हो, N2 हो, CO2 हो, C2H2 हो, H2O हो, इसका 3 ही आता है। अब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखिए हीलियम का 0 आता है और H2 N2 का 2 आता है। ये सबको आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा, तभी जा कर के आप लोगों को एग्ज़ाम में अगर डायरेक्टली पूछा जाता है तो डायरेक्टली आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। तो आज की 1 शॉट वीडियो ख़त्म होती है। आज पूरा हमने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी कवर कर डाला। ठीक, अगर आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आया, आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाती हूँ, इसको ध्यान से देखिए। आज मैंने पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया। इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, बेसिक फीचर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर, स्टेटमेंट ऑफ द बॉन्ड ऑप्रीहेमन, अप्रोक्सीमेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये कंप्लीट करा दिया। 1 शॉट वीडियो थी। ठीक, अब जो नेक्स्ट 1 शॉट वीडियो आएगी वो रोटेशनल स्पेक्ट्रम के ऊपर आएगी, जिसमें डायटोमिक मॉलिक्यूल है, एनर्जी लेवल, रिजिड रोटर है, ये सारे टॉपिक्स को दिए गए हैं। तो 1 शॉट करते करते आप लोगों को 4 1 शॉट मिले
लेंगे, जो कि थोड़ी सी लेंदी ज़रूर रहेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 ही घंटे के हो सकते हैं। तो 1 घंटे तो आप लोग क्लास ले ही सकते हो ना, तो 1-1 घंटे के सारे वन शॉट रहेंगे, आप लोगों का ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन देखिए ये छोटा सा था तो छोटी सी क्लास थी, और ये थोड़ा सा लेंदी है तो इसकी थोड़ी सी 1 घंटे की क्लास बन जाएगी। ठीक, तो अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में आप लोगों को रोटेशन स्पेक्ट्रम पूरा का पूरा करा दूंगी। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से टाइम मिलते रहे। और याद है ना आप लोगों को, मेरी हर वीडियो कितने बजे आती है? शाम को 6 बजे आती है। कोई भी वीडियो नहीं मिलती कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, मैं आप लोगों को डायरेक्टली लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिएगा। बाय।